बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज दो बहुत ही शानदार मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है और जो पहले मेरे मेहमान हैं वो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, पुराने कोलीग हैं, साथी हैं, बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। तसव्वुफ़ से भी उनका नाता है, राइटर हैं, शायर हैं, एक्टर हैं, जी हाँ, और बहुत मशहूर व्लॉगर भी हैं जी। अब तो हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार इफ़ी साहब। खुले रखता हूं दिल के रास्ते, नाराज लोगों पे मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूं। मैं आपको बताता हूँ सर, काम छोटे बड़े नौकरों के मुंह लगते फिरेंगे सर। यहाँ पिछले 5 साल से कुछ लोग घर बैठ के तखाएं खा रहे हैं। अब एक लिस्ट बनेगी जिसमें उन तमाम को फारिग कर दिया जाए। जी, वेलकम टू द शो। वाला, थैंक यू फॉर कमिंग। सर नवाजिश आपने बुलाया। नहीं, इज्जत अफजाई कैसी बात करते हैं आप। बहुत शुक्रिया। बैठिए, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। और नाज़रीन, जो दूसरी हमारी मेहमान हैं, आप लॉयर हैं और आप फूड बिजनेस में हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वकालत और कारोबार जो है ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चलती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं औज फातिमा साहबा। वेलकम टू द शो औज साहब। प्लीज प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया औज, बहुत बहुत शुक्रिया इफ़ी, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका जी। आपके शो में आने के बाद मेरा कद बड़ा हो जाएगा, ये चलेगा यार। आप क्यों करते सर? मैं आपका फैन हूँ, मैं क्या करूँ? मोहब्बत, मैं भी आपका फैन हूँ। इसको कहते हैं सताइश बाहमी। नहीं शाह जी, दरअसल आपसे मेरा लगाव 2-3 हवालों से बहुत ज़्यादा है। मैं आज लोगों को बताता हूँ कि जब मैं लिख रहा था, जो मेरा लिखने का आगाज़ हुआ वो हो नहीं पा रहा था। मतलब डॉक्टर सजाद साहब और इशफाक साहब की मेरे पे जो इन्वेस्टमेंट टाइम की थी वो ज़ाया हो रही थी। तो एक वक्त आया कि बड़े धक्के खाए स्क्रिप्ट लेके। काशिम निसार साहब का मैं एक सीरीज़ में मैंने काम किया जिसके प्रोड्यूसर आप थे, काशिफ डायरेक्टर था, नज़म से लिपटी कहानी। अब एक दिन अचानक से मुझे काशिफ की कॉल आती है, कहते यार आप लिख लेते हो? मैं कहा हाँ जी। अब मैं तैयार बैठा था। कहते कुछ मुश्किल है? मैं कहा क्या है? कहते कोई एक नज़म उठानी है, उसमें जो छुपी हुई कहानी है वो निकालनी है। अब हम इस तरह के, हम तो वैसे ही ज़रा बचपन से शायद कुछ और ज़हन था। मैं कहा ठीक है। नज़्म से लिपटी एक कहानी, कतरा कतरा बर्फ के जैसे घुलती जाए। नज़्म से लिपटी एक कहानी, थान के जैसे खुलती जाए। नज़्म से लिपटी एक कहानी, थान के जैसे खुलती जाए। अब मैंने पहले तो उठाई गुलजार की एक कहानी, नज़्म उठाई पगडंडी। मैंने वो लिख कर दी। पीटीवी ने कहा नहीं जी गुलजार नहीं चलेगा। मैंने कहा छोड़ दे मेरे पे। मैंने आज़म खुर्शीद साहब, जो देखें उनका जिक्र भी हो गया, जिन्होंने जाविया शुरू किया था इशफाक साहब का, उनकी एक किताब थी हर्फ हाले। मैंने उसमें से एक नज़म उठाई। अच्छे शायर थे वो। हाँ, वो हक उसका नाम था और मैंने उसकी कहानी लिखी। जब कहानी लिखी तो वो ड्रामा भेजा तो पीटीवी ने पास कर दिया। और हम मतलब एक तो आपका शुक्रिया कि आप उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, मेरे पहले प्रोड्यूसर आप थे, और
मेरे बच्चे पले यहाँ से नहीं, लिखने से ऐसी नहीं बात नहीं नहीं है। देखें ये तो जो एतराफ़ है वो एतराफ़ है शाह नहीं जी। नहीं, आपकी मोहब्बत है। मैं मगर ना ऐसे देखता हूँ जिंदगी को, ना मैं ऐसे सोचता हूँ। मैंने लेकिन लोगों वो को मैंने बड़े इंटरव्यूज में ये बात प्रोजेक्ट भी- बताई है। हमारा प्रोजेक्ट भी तो आपकी वजह से सजा ना, ये तो ऐसे होता है ना, हाँ। रेसिप्रोकल होता है। अच्छा, मैंने जब वो की तो उसका सब दो फायदे, एक तो ये हुए, एक तो मेरे राइटर की तशफ़ी हुई, मतलब 1800-1900 किताबें पढ़ने के बाद बड़े कहीं तो लगी। संजीदा सब्जेक्ट्स उसमें। बहुत खौफनाक स्क्रिप्ट था वो। अच्छा, जब वो चली तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं देख रहा था और धर्मपुरे में एक दुकानदार को कह के मैंने लगवाई थी और आई वाज क्राइंग। तो वो लोग मुझे देख रहे थे, ये कौन है, पागल यार होई जा रहे हैं। मैंने फिर काशिफ का शुक्रिया अदा किया, आपका किया। इसमें सबसे अच्छा पार्ट पता क्या है, मुझे मिलते थे 500 रुपये पर डे, कभी किसी सिटकॉम के उससे पहले। हाँ 1000 रुपया। मुझे जब इसके 4000 रुपये आए ना तो मैं कहा हैं, और राव ने लाके दी, मैं कहा 4000, मेरे वर्ग के गरीब आदमी थे। मैं कहा नहीं, फिर अब लिखना है। तो आपके देखने वाले और मेरे चाहने वाले, मैं आपको बता दूं कि मेरा लिखा हुआ कभी सामने नहीं आता अगर वसी शाह साहब और काशिम निसार मुझे चांस ना देते। और इसके लिए आपको शुक्रिया। ये आपका बड़ापन है और आपकी मोहब्बत है और आजी है। मैं बड़ी खुलूस से, दयानतदारी से, ये नहीं कि आपने एक बात कही है मैं उसके जवाब में एक बात कह रहा हूँ। जिस फूल ने, जिस कोंपल ने, जिस शजर ने फूटना होता है ना ज़मीन से, वो फूट जाता है। ये कब फूटेगा ये शजर? तो ये आपकी मोहब्बत है, आपका बड़ापन है, आपकी आजी है, आपकी तरबियत है। मगर ये है कि आपका ज़हूर होना ही होना था। जॉन भाई कहते थे ना, मेरा जब ज़हूर हुआ आपका ज़हूर होना, तो मुबारक को बहुत खुशी होती है। भाई बात है। और साहब ये फरमाइए कि आपका पैकेज जो अभी चल रहा था, ये हमारी टीम ने आपको मॉडल बना दिया है या आप मॉडल भी हैं? नहीं, मैं मॉडलिंग नहीं करती हूँ। अच्छा। बस वो जैसे मोस्टली इवेंट्स की पिक्चर्स होती हैं तो वो शेयर की, तो उन्होंने वही पिक्चर्स वो कर दी। मैं खुद भी थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि मैं हूँ? यहाँ पे मेरे कॉज से ज्यादा मेरी मॉडलिंग की पिक्चर्स वो होती हैं। चाहती मेरा कॉज हाईलाइट हो rather than इन पिक्चर्स के। अच्छा, तो आप बुनियादी तौर पे लॉयर हैं, जी, मगर फिर अब आप कारोबार को तरजीह दे रही हैं या आप प्रैक्टिस भी करना चाह रही हैं? मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि मैं कम्युनिटी को हेल्प करूँ अपनी इस डिग्री के बाद, बिकॉज इसका परसू करने का एक रीज़न ही ये था। लेकिन मैंने कारोबार में मैं पहले आई थी। ये डिग्री मैंने बाद में स्टार्ट किया, बिकॉज मैंने पहले बिजनेस पढ़ा और मैंने बिजनेस ही किया। फिर देन एक टाइम के बाद जब मैंने कोविड के टाइम पे अपना ये कोर्स स्टार्ट किया, तो उसके बाद फिर मुझे लगा एक टाइम के बाद, फिर जब मैं बलोचिस्तान गई हूँ वहाँ पे जाकर मैंने काम किया, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि अगर मुझे फर्दर इस चीज़ को कंटिन्यू करना है तो मुझे साथ में इस डिग्री को भी लेके चलना होगा। तो आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं? नहीं, मैं कॉर्पोरेट लॉ नहीं, लेकिन अभी फिलहाल जो है मेरा प्लान तो इमिग्रेशन लॉ पढ़ने का था, लेकिन अभी देखेंगे। मैं स्पेशलाइजेशन करना चाहती हूँ फैमिली लॉ में, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा ईजी इसलिए लगा। उसमें केस आपके पास खुद तैयार होके आते हैं ना, फैमिली लॉ के अंदर लोग खुद अपना केस तैयार करके आपके पास लेकर आते हैं। बस जस्ट आपने उसको आगे आप जस्ट कह लें कि उनको बताना होता है फर्दर अब आपने उसको कैसे लेके चलना है। तो चाहती हूँ कि मैं अपने लॉ के साथ साथ उस काउंसलिंग की तरफ आऊँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ बेसिक एडिकेट्स हैं जो लैक कर रहे हैं हम लोग। तो फैमिलीज की तरफ से जब आपका एक ब्रॉटअप होता है मसलन, तो आपको पता है क्या, मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं कि मैं मर्दों को ज़्यादा एडवोकेट करती हूँ। मैं अक्सर इस वजह से ना, मोस्टली मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी मेरे खिलाफ हो जाती हैं इन बातों की वजह से कि जी आप इस तरह की बात करती हो, अगर खुद आप एक्सपीरियंस करो। तो मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ ऐसे दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, ये ब्रेक के बगैर जाएगा आखिर तक। अब बोलिए आप। सुन रहे हैं हम आपको। जी, सारे मर्द सुन रहे हैं। जी प्लीज। तो मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, मगर ये तो ऑन लाइटर मैं नोट, अक्सर मगर ना- हकीकत ये है कि जी सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। Exactly, because मगर आप देखिए, प्लीज मुकम्मल आपका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, आपने उसका पार्ट प्ले करना है। मैंने बहुत सी जगहों पर इस तरह से देखा है कि जहाँ पर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक मर्द है तो, और अगर जब खवातीन बात करती हैं ना, तो वो मर्दों के लिए इस तरह की बात, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इवेंचुअली बात सोच रही होती हूँ कि आप जहाँ पर मर्द की बात करते हैं वहाँ पे खुद फिर हमारा बाप भी आ जाता है, हमारा भाई भी आ जाता है। तो जब हम किसी के लिए वो बात करते हैं तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो भी किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की हैं। आपकी फैमिली शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। नहीं, मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ। हमारे अंदर जो सबसे ज़्यादा एक इमेच्योरिटी, कि जहाँ पर आपको लगता है ख़वातीन बहुत कंट्रोलिंग है,
और आपको मोस्टली शादियों के बाद जो चीज़ें लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं वो यही प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि आपकी किसी से शादी होगी एंड देन फर्दर आने के बाद आपको लग रहा होता है कि अब आपकी शादी होगी, आप शादी करके किसी के घर में आए तो बस अब आप अपना सब कुछ छोड़कर आ गए ना, तो उसके बाद अब आपने उसको कंट्रोल करना है। तो आप अगली स्पेस नहीं देते अगले इंसान को, बिकॉज देखिए एक इंसान है, वो भी एक जैसे आप नहीं स्पेस दे रही हैं हमें, प्लीज। आप देखिए हर इंसान डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में बड़ा होता है। तो हम लोगों को अल्लाह ताला ने फितरतन इंसान को आजाद बनाया। बस कर पगली रुलाएगी क्या? तो हम कंट्रोल नहीं करते। आप मुझे इजाजत दें। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਊਜ਼ਕਾਸਟਰ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਆਫ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰੋ। मैं बहुत फ्लो में बात कर रही थी। नहीं आप कीजिए, लाजमी बात है, आप बड़ी एनर्जी के साथ बात कर रही थी और चूंकि फिर आप वकील भी हैं और फिर आप इस मौजू को मैं सोशल बेसिकली जो मैं अगर किसी को अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैंने कोविड के टाइम पर अगर आप मुझे इजाजत दें मैं ब्रेक से वापस आके यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। मुझे ब्रेक पे जाना, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ बड़ी ब्रिलियंट और फ्लुएंट और फातिमा मौजूद हैं, आप लॉयर हैं, बिजनेस लेडी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली इफ्तिखार इफ़ी साहब। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार इफ़ी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं और फातिमा साहिबा। शाह जी, मैं एक बात करना चाह रहा था, जिस तरह मैंने इनको सुना और जितनी एनर्जी और ताकत है इनके अंदर और जितने अल्फाज का जखीरा है, जितने फ्लो से बोल रही होती हैं, मर्दों के हक में बोल रही हैं, मर्दों के हक में, और एक रिमझिम सी हो रही है, नहीं हुजूर झालाबारी हो रही है। तो मेरा ख्याल है जब ये केस सबमिट करेंगी कहीं भी तो सामने से वो साहब कहेंगे एक मिनट ठहर जो, तेरे अच्छी फैसला देता है जी। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? 9 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। प्लीज आप मुकम्मल कीजिए। अच्छा, मैंने जो बेसिकली मेरा जो मैंने 2020 में एक अपना कॉज स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने ग्रैंडफादर, अपने नाना अबू के लिए उस कॉज का जो पर्पस था वो यही था कि आपकी ज़िंदगी में रिश्ते एहसास से जुड़े हुए होते हैं और अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है और हम अल्लाह ताला से भी दुआ भी ये करते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों पे रहम फरमा जिन्होंने हमारे बचपन में हम पे रहम किया। और वो आपके वालिदैन हैं, आपके पालने वाले हैं, आपके पालने वाले हैं। सो आपको अगर आप चाहें तो सारी जिंदगी आप उनको जिंदा रख सकते हैं किसी काम से, क्योंकि औलाद उनके लिए सदका जारिया होती है। तो 2020 से लेकर अब तक जो मैं एक फूड कॉज रन कर रही हूँ, जो मैंने कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया, मैं डेली बेसिस पे 200 से 250 लोगों के लिए खाना पकाती थी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। अपनी सेविंग से जो पैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरी फ्यूचर के लिए रखे थे, मैंने उनको उनके लिए इस्तेमाल किया, उनके लिए सदका जारिया बनने के लिए। और कोविड में जो भी खवातीन इन्फेक्टेड थी और वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैं अपने घर के किचन से उनके लिए खाना बनाकर भिजवाती थी। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। बहुत अच्छी बात। वो लोग जिनकी कोविड में जॉब चली गई थी, मैंने उनको एज अ राइडर हायर किया एंड देन फिर उसके बाद मैं फर्दर बलूचिस्तान गई, वहाँ पे फ्लड विक्टिम्स के लिए मैंने काम किया। नोशकी में गई, वहाँ पे मैंने, क्योंकि 21वीं सदी में इंसान और जानवर एक जगह से पानी पी रहे हैं वहाँ पे, तो मैं 4 महीने वहाँ पर रह के वहाँ पे फिल्टर्स का काम करती रही। सो ये मेरा सारा जो कॉस्ट था सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के गिर्द घूमता हुआ मेरे नाना की। बहुत अच्छी बात। देखिए मोहब्बत जो है इसी आपके भी, तो मुझे बड़ी खुशी होती है मैं जब आपके व्लॉग्स देखता हूँ ना, इसलिए नहीं कि हम दोस्त हैं कि पुराने साथी, मगर जो आपके मौजूआत होते हैं ना वो मेरे दिल के बेशतर मौजूआत जो है ना, मेरे को ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ जो लोग कहते देखो जी ये भी थोड़ा दिल के करीब, ऐसा तो नहीं कुछ किया? एक भी नहीं सर, बंदा कभी कभी ला ही देता ना थंबनेल, कभी भी नहीं। वेरी गुड, आपसे हम यही एक्सपेक्ट भी करते हैं और यही हमारी ख्वाहिश भी हमेशा रहेगी। तो आपके भी तो यही इसी तरह के मौजूआत होते हैं ना, इंसान, इंसानी रवैये, रिश्ते। मेरा इजहार गम उन फैमिलीज़ के साथ जिनके बच्चे मोरितानिया से स्पेन जाते हुए पानी में डूब गए। मैं ये चाहता था कि लोग डिप्रेशन में ना जाएं। यही वजह है कि कभी कोई किसी भी एक वीलॉग के ऊपर कभी एतराज़ नहीं आया। मैं जब एडिटिंग करना नहीं भी जानता था तो मैं पहले एक वीडियो बना के जब आता था सुनता था, मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, यार ये तो नहीं बोलना था, हालांकि कोई सख्त लफ्ज़ नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि शायद कोई सेगमेंट सोसाइटी का नाराज़ हो जाएगा, फिर दोबारा बनाता था, फिर लगा यार फला बात तो की नहीं, फिर 8-8 दफ़ा मैं बनाता था और वॉक करता था इसका लारस के। तो मैं इतना जिम्मेदार रहा हमेशा
तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। बहुत मैं- अच्छी बात है, बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं शायद आप हैरान हो गए, मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। पहले सवाल ये होता है, सर आप काउंसलिंग के कितने पैसे लेते हैं? मैं कहता हूँ यार पहली बात ये, मैं कोई ट्रेंड आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये सारी बातें मैंने बाबों के पैरों में बैठ के सीखी है, इशफाक साहब जैसों के, तो इसके पैसे क्या लूँगा? फिर वो 2 घंटे भी सुनाते हैं, 7 घंटे भी सुनाते हैं और मैं सुनता हूँ। जी, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। एक बच्चे ने मुझे कॉल की ऑस्ट्रेलिया से, 2:30 बजे का टाइम था, गर्मियाँ थी, अजानें हो रही थी 2:30 पौने 3, असर की अजान हो गई थी अगले दिन। मैं उसका फ़ोन सुनता रहा था, मैंने कभी काटा नहीं, सिर्फ इसलिए कि यार एक मुझे पता है एक दफ़ा बोल लेगा ना तो आधा गम तो वैसे ही चला जाएगा। यस, हल्का हो जाता है। हाँ, तो हमारे शहर का थड़ा और चौपाल गांव का जी यही था जी। जब ये खत्म हो गया ना, तो अब हम जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, हाँ और बिल्कुल। फिर हम उसको 2-4 हज़ार रुपए देके दिल की बात सुना। वरना दोस्त, अहबाब, चाचा, मामा, ताया, फुप्पा, नाना, दादा, वो जनाब बेहतरीन है। बल्कि वो आप शायर है तो मैं मौका का फायदा उठाता हूँ, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। वाह वाह खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते वाह हैं। वाह 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 मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, वाह वाह, मेरे कांधे पे सर रखो, वाह वाह। खसारे बांट लेते बहुत हैं। अच्छे। तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, तुम्हारे- मेरे कानों में सब कह दो, सहारे बांट लेते बहुत हैं। अच्छे। और किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, बहुत अच्छे। हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे, बांट लेते हैं। और गैर सियासी शेर है कि मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं। वाह, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं। हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा पहले से मिसरे पे कौन यकीन करेगा? सहारे। अच्छा इफ़ी, ये बताइए कि ये जो आपने जिस हसासियत की बात की, जिस सेंसिटिविटी की बात की कि यार ये जुमला लाजमी बात है, उसमें कोई मैं समझ सकता हूँ कि उसमें कोई ऐसी मुगल्लज़ात भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, मगर यार फिर भी किसी को बुरा ना लग जाए, किसी दी दिल आज़ारी ना हो जाए, और ख़ास तौर पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ जो चाहो कह दो, एक तरह की इस तरह की आज़ादी, और कैसा कैसा फिर उसका इस्तेमाल हमने देखा इस माशरे में और वो भी रहा है, मगर आपने उस हसासियत को आज भी बरकरार रखा हुआ है। कैसे देखते हैं आप, एक तरफ इतनी एहतियात और दूसरी तरफ अन्य वाह जो आया मुंह जो शाह जी, जहाँ तक हसासियत की बात है, मैं वाकई आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ। मैं इतना सेंसिटिव आदमी हूँ कि वसी शाह ने शेर कह रखा है, और जब मैं उसकी डेप्थ में जाता हूँ अपने तख़य्युल में तो मैं रो पड़ता हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। वो किसी का है ना कि देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए, तो आस ने दिल का, मतलब मैं कंप्लीट नहीं कर पाता इस तरह की शायरी को। आपका एक मुझे बड़ा दिल के करीब है, वो था बस यही आस ही, सुनाइएगा जरा। एक यही आस ही काफ़ी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप धड़कते हैं मेरे सीने। यही आस ही काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप धड़कते हैं मेरे सीने में। क्या हद है प्यार की। मैं हर इंसान से इस कदर प्यार करता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ। सिर्फ आप नहीं, ये नहीं, वो कैमरा मैन नहीं, ये मोहब्बत होनी चाहिए इंसान से। और मैं इसका इतना मज़ा लेता हूँ शाह जी, मतलब मैं अपनी बेगम और मैं जब ड्राइव कर रहे होते हैं ना, मुझे बड़ा शौक है, तो मैं अपनी बेगम को देख के कह रहा होता हूँ ये दिल नहीं आप धड़कते हैं मेरे सीने में। तो अगर यार यहाँ रहना है ना दुनिया में, तो यार इंसान बन के रहें, फिर ये ना करें लोगों के साथ। क्या बात। इफ़ी, ये हसासियत क्यों कम हुई है, या वैसी ही है, पहले भी ऐसे ही लोग थे, या अब कुछ कमी बेशी हुई है? शाह जी मैं नहीं कहूँगा इस पर, मैं खुद बड़ा निकम्मा आदमी हूँ। बाबा जी कहते थे अपने आप को ठीक कर, मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, इस सिलसिले में अजीब काम ये हुआ है, लोग प्यार करने लग गए, गले मिलते हैं। अभी मैं चने खाने गया था, तो मेरे दोस्त साथ थे, मैं इशारे पे खड़ा हुआ और मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा हुआ था, तो मुझे दोस्तों ने कहा इत्थों आ जा। मैं कहा नहीं यार, है मेरा मुल्क है, असी किदों तक रहा था बेड़ा गर्क करांगे। तो मैं उसको लेकर गया और मैंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस की, तो इशारा भी खुला नहीं था। तो जिस तरह से लोगों, कमाली साहब, ओ इफ़ी साहब, ओ इफ्तिखार साहब,
मैंने कहा यार ये अवार्ड्स हैं जो मुझे मिल रहे हैं और रोज मिलते हैं, मैं तो अब इनको रिकॉर्ड करके भी नहीं डालता। हाँ। कितनी जिम्मेदारी है इसकी। शाह जी मोहब्बत से बात की, नरम लहजे में बात की, लोगों ने खुदा की कसम ऐसे सीने से लगा लिया है। देखें मोहब्बत का, आप खुद शायर हैं, आपको पता है मोहब्बत का एक बुनियादी तकाजा ये है कि कहते हैं इश्क अंधा होता है या मोहब्बत अंधी होती है, और मोहब्बत का अंधा होना इसकी तारीफ है, आपको पता है, बद तारीफी नहीं है, ये सिफ्त है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं ना और पाकिस्तानियों से, मुझे तो इनमें कोई ऐप नहीं नजर आता। मैं आपको सीधी बात बताऊं। नजर नहीं आएगा। इसलिए मुझे इस कदर मोहब्बत है और ये हसासियत मुझे मेरे दीन से मिली है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतर वो है जिसके अखलाकियात बुलंद हैं और बीवियों के साथ सिला रहमी से रहता है। अब मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने अंदर के जंगली को बाहर लेकर आऊँ जो बदले लेता है, जो यकीन रखता है इस बात पे कि इसको हराना है, उससे जीतना है, उससे आगे जाना है। मैं तो ये कर ही नहीं सकता। हम तो मुताबिकत के साथ आगे बढ़ने का फलसफा मानते हैं। हमें इवन आपस की बात हो रही है, जैसे शायर हम पढ़ते हैं ना, तो मुझे कभी आज तक, ये मैंने बात कभी शायद ऑनर की भी नहीं, बात अब इस तरफ चली, कभी ज़िंदगी में ये नहीं हुआ, अपना काम करते हैं कि यार अच्छा कुछ जीत के आना है, नहीं यार, सबने सारे फूल हैं इस गुलशन के और सब अपनी अपनी बात करेंगे, हम उनको सुनेंगे, वो हमें सुने और लोगों तक आप खैर तकसीम करें। तो हारना जीतना क्या होता है? कुछ भी। अच्छा जीत के जाना कहाँ है? मर जाना है। जीत के जाना कहाँ? यस। क्योंकि बाबा जी इशफाक साहब कहते थे काका अच्छाई देखो। मिसाल के तौर पे उनकी एक बात बड़ी मशहूर है कि वो काला कलूटा जो इंजन है, वो जो आग से चलता है, आग खाता है, शिकवा नहीं करता, सारी बोगियां फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास हाथ लेके चलता है, सिराते मुस्तकीम का कायल है कि सीधा ट्रैक पे चलता है, और ईफा अहद का इतना पाबंद है कि अगर समा सटा जाना तो वहीं जाके रुकता है वो। तो यार अगर अच्छाई बाबा जी इशफाक को नज़र आ रही है कि इंजन में, तो इतना बड़ा वसी शाह यार जो हमारा शायर है, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें, बल्कि मैं तो आपको बताता हूँ सहल लिखना मैंने आपसे सीखा है। मैंने मोहब्बत है, हम सभी एक दूसरे से। मैंने आपको जब पढ़ा तो मैंने कहा नहीं यार, वसी शाह साहब की सबसे खूबसूरत बात ही है वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन को इतने सहल अंदाज में कह जाते हैं। तो तब ये हुआ था सरजद के मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता और किसी बशर में हज़ार खामी। मैंने आपको ना पढ़ा होता। मैं देखें, बात ये नहीं है कि मैं आज आपके प्रोग्राम में हूँ, मैं तो किसी को पढ़ के नहीं, हाँ आज़ाद नज़म मैंने मजीद अमजद को पढ़ के कहनी सीखी है, आज़म खुर्शीद से सीखी है, लेकिन सहल कहना और दिल के करीब कहना वो मैंने आपसे सीखा। नहीं मोहब्बत ये बल्कि सुनाई दे फिर आगे बढ़ते हैं। जी मैं बिल्कुल शाह जी, मुझे बड़े, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि मुझे फ़ख्र होगा कि आप इतने बड़े शायर हैं हमारे पाकिस्तान के, पूरी जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है। तो आपने फरमाइश की, अल्लाह करे मैं फ्लो में पढ़ सकूँ। किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना, अगर मनादी को लोग आएँ तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। क्या कहने। और नाज़रीन गिरामी एंड इस्लामिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक है ये नज़्म, इस्लामी फ़लसफ़ा है कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डालो, खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालो। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं और फातिमा साहबा, हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार इफ़ी साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में बहुत कुछ है, अभी जादुई संदूक भी खुलने वाला है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और आज फातिमा साहबा और इफ़ी साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। तो क्या हुआ? साडी रिदा नू बॉक्स खा गए। जी आज तशरीफ लाइए।
मैं स्लेट निकालना चाहती हूँ, मैं स्लेट निकाल वेरी गुड जी। स्लेट से क्या याद आ गया जी आप? मुझे मेरे नाना अब्बू, ओह। क्योंकि मुझे मेरे बचपन में वो मुझसे इतनी वो मोहब्बत करते थे कि अभी मैंने स्कूलिंग स्टार्ट नहीं की थी, और पता नहीं उनको एक फिक्र होती थी कि कहीं कुछ ऐसे बच्चों को कि घर से जब आप उनकी काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, बच्चों को समझाना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, तो आई डोंट नो उनको एक शुरू से एक खौफ था, खो जाने का खौफ, कि कहीं किसी दिन में कहीं खो ना जाऊं। या जैसे बच्चों को हम मोस्टली शॉपिंग मॉल्स भी लेके जाते हैं, एट दैट टाइम उस टाइम तो मॉल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आप जैसे बाहर लेकर निकलते हैं तो उनके अंदर एक खौफ था खो जाने का। तो मैंने खौफ भी ये था कि मेरी कहीं बच्ची मैं ना खो ना जाऊं, बच्ची ना खो जाए, Yes. आप औज ना खो जाए। मैं ना खो जाऊं। तो उन्होंने मुझे स्कूल जाने से पहले मेरा नाम लिखना सिखाया कि अगर आप कभी कहीं खो जाएं तो आपने अपना नाम लिखकर बताना है कि मेरा ये नाम है और मैं यहाँ रहती हूँ। तो मैंने स्कूल जाने से सबसे पहले अपना नाम लिखना सीखा था कि ये मेरा नाम है और जो है मेरा यहाँ पे घर है, कि अगर मैं कभी कहीं खो जाऊं तो मैं लिखकर ये बता सकूं कि मैं यहाँ रहती हूँ और ये मेरा नाम है, ताकि मैं वापस पहुंच सकूं। इन्होंने भी सीखा था जी, मुझे खाना खिला दे। जहाँ भी खोते थे उसको मुझे खाना खिला दे। एक बार इन्हें कुट पै गई, उन्हें कहा काका सिर्फ तू बोल सकना तो लिख के क्यों मांग रहे हैं? ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸਲੇਟ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਲੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। जी फिजा आइए जादुई संदूक की तरफ। अच्छा शाह जी, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मेरी ज़िंदगी से इतनी गहरी जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं एक चीज़, क्योंकि आपने कहा एक चीज़ लेनी है तो मैं नहीं, आप दो भी ले सकते हैं, कोई जिस पे आप बात करना चाहें। मैं सिर्फ ये देता हूँ। वाह, हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, तख्ती और स्लेट। जी बिल्कुल, आप पढ़े लिखे लोग और इधर जो भी गेस्ट आता है उसको कहता है जी गुल्लक उठा लेंगे। लालची आदमी है, पैसे का लालची। ਵਾਹ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਠੀਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। शाह जी, मैंने तख्ती उठाई है, इससे मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन दोनों हयात हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली बात तो यह है कि ये तख्ती जब कोरी अब्बा जी दिलवा के लाते थे, फिर इस पे हम वो मरते थे, गाची जिसको कहते हैं। इस तख्ती को हर शायद 15 दिन के बाद अब्बा खरीद के इसलिए लाते थे कि अम्मा मुझे मार के इसको तोड़ दिया करती थी। वो एक दफ़ा पड़ती थी, बिचो टूट जाती थी। एक नंबर 2, ये तख्ती मुझे इसलिए भी पसंद है कि अब्बा जी एक दफ़ा बहुत भारी तख्तियाँ बनवा के लाया करे, तोड़ देती है। तो अम्मा ने एक दिन मार दिया और बाजू टूट गया था मेरा, वो बहुत मोटी थी। फिर उसके बाद मुझे मारनी पड़ी इस तख्ती की वजह से। मैं शरारती बहुत था। लेकिन इस तख्ती के ऊपर सबसे खूबसूरत बात यह है, इसकी खूबी यह है कि आप इस पर जो मर्जी लिखें उसको मिटाया जा सकता है। ये इसकी एक बड़ी खूबी है। लेकिन मुझ जैसे कमज़र्फ नाहंजार दिल की तख्ती पे लोगों की कदूरतें और नफ़रतें लिखते चले जाते हैं, डिलीट नहीं कर पाते। तो दिल से बेहतर ये तख्ती है जिसको हम ऐसे करके, मेरा ख्याल है अगर दिल को भी मोहब्बत के पानी से और सिला रहमी के पानी से धोया जाए तो शायद वो भी धुल जाए, साफ़ हो जाए। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस पर हम धो के फिर गाची मल के कुछ और लिख लिया करते थे। तो काश मैं इस दिल की तख्ती पर भी ऐसे कर सकूं, और काश इस तख्ती के ऊपर कोई गुर्बत, नफ़रत और इस तरह की 2-4 अफलास की चीज़ें लिख के उसको मिटा दे और ये कौरी हो जाए। तो इसलिए इससे मेरा ताल्लुक बड़ा गहरा है। तो जब वालदा ने मारा आपको बाजू टूटा तो एक बार, और बाजू टूट गया तो एक बार तो परेशान हो गई होंगी। हाँ, फिर वो सर्विस हॉस्पिटल होता था, फिर प्लस्तर कुछ 6 महीने ऐसे करके फिरता। 3 महीने सर पुष्पा बन के फिरते रहे। हाय 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 झुकेगा नहीं। अच्छा शाह जी, वो मैं लिखने से, तख्ती का ताल्लुक लिखने से और कलम, मैंने एक वक्त था कि आपकी बहुत सारी शायरी पढ़ी, क्योंकि मैं आज भी आप मेरे पसंदीदा शायर हैं। मोहब्बत मोहब्बत आप जैसा लिख तो कभी भी नहीं सका। नहीं, हम सब अपनी अपनी जगह इजहार करते हैं, अल्लाह ताला बस वो कबूलियत। लेकिन मैंने एक हरकत ये की कि मैंने आपकी जो बड़ी बड़ी आला गजलें थी उसको चकवा के बहुत मैं सारी शुरू कर दी। बहुत सारी बहुत मैंने सारी सुनी भी है। तो उसमें से मैं एक सुनाना चाह रहा था। कुछ मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की है कि ये ना पढ़ना कितना। वो था कि
किचन में काम करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। क्या बात, किचन में काम करता हूँ। तो आंखें भीग जाती अच्छा, हैं। वैसे शुरू में भीगती थी, अब हम आदी हो गए हैं। किचन में काम करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। निकाहनामा जो पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। सड़क पे आती जाती कज अदा अटकेलियां करती, हसीनाओं को तकता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। और कुंवारे दोस्त है मेरे न समझेंगे खता मेरी, मैं उनसे बात करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। और मेरे माँ बाप से अब मेरा ताल्लुक वाजबी सा बहुत है। अच्छा शेर है ये। वाह, बहुत अच्छा। ये मिसरा तो पूरा शाहजी का, अगला मिसरा मेरा है। अच्छा जी। मेरे माँ बाप से अब मेरा ताल्लुक वाजबी सा है, किसी शादी पे मिलता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। अच्छा मिस्टर लगा। बहुत शुक्रिया। और कबूल करके फंसा था भरी बारात में इफ़ी, वो जुमला याद करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। क्या कहना। देखिए, मिजाज में आदमी यूं कहता है और संजीदगी में यूं कहता हाँ जी, है कि प्लीज। तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो आंखें भी। आप सबकी सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने फैमिली लॉ पढ़ा है। आप लोगों की जो इतनी मतलब रिग्रेट्स थे तो वो सॉर्ट आउट तो किसी ने करने थे नहीं ना। तो आप शादियां रुकवाएंगी कि तुड़वाएंगी? नहीं, जो वो देखिए रिग्रेट के बाद ऑफ कोर्स तो वो चीज होने के बाद रिग्रेट होता है किसने ना। कह दिया रिग्रेट है? भीग हमारी जा- जरूरत है रिग्रेट की? नहीं, हम बहुत खुश लोग हैं। हाँ जी, खुश्क, हमारी आंखों से नहीं मिल रहा। आंसू खुश्क हो गए हैं। हाँ, और इनके आंसू में मत जाइए, खुशी के आंसू। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है इफ्तिखार इफ़ी साहब, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा और फातिमा साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और औज और इफ़ी हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। तो आई रेडी जी? एक मिनट, उससे पहले मैं गुजारिश करना चाह रहा था। नमी मेरी गजल दी तुसी नहीं नहीं नहीं, नहीं। कि एक दिन दीवाने गालिब दीवार पे पड़ी रह गई। बरसात का सीजन था, वो कहीं बारिश ही वो फूल गई। अब दादा के ज़माने की थी, हम लेने आ गए यहाँ लाहौर में एक बड़ी दुकान पर गया तो मैंने कहा यार, उसने कहा वो इधर मुड़ के आ गए। मैं उस स्टॉल पे गया तो ऊपर वसी शाह की 2, 3, 4 किताबें पड़ी हुई। अब मैं वापस गया, मैं कहा वहाँ तो दीवाने गालिब वो नहीं है, दीवाने गालिब। तो मुझे कहता 1 मिनट आया और उसने कहा वो नीचे देखें। अब ऊपर वसी शाह की किताब है और आज के शायरों के नीचे दीवान है, हाफिज़ मोमिन गालिब सब के दीवान लगे, वो इतने इतने चौड़े दीवाने गालिब और वसी शाह। मैंने बड़ा औखा होके, गली गुर्बत का दौर था, गरीब आदमी था, मैंने 3-4 किताबें ले लिया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया शाहजी, तो मुझे आपकी किताबों ने बताया, बल्कि कान पकड़ के सिखाया, शांटा मार के, कि भाई मुश्किल बात को सहल कहना सीखो, जो अल्लाह ने आपको अता कर रखा है। बस फिर मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया ना, तो तब मैं तो उससे तो बड़ा शकील कहता था, सुना है पिछले वक्तों में किसी राधा की बेटी ने अय्यामे गर्दिशे दौरां की अरजानी से तंग आकर, सुना है वाली बसरा को एक नामा गुजारा था। बड़ा मुश्किल सा। फिर मैं इस तरफ आया, जब आपको पढ़ा तो आपसे मैंने सच्ची मुच्ची ये सीखा, जो कि मुझे एतराफ़ है आपके मुंह पे, कि यार सहल और सादा, दिल में उतर जाने वाली बात। तो फिर कहा कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। तो ये भी आपका शुक्रिया। नहीं, बड़ी बड़ी मोहब्बत। इसमें हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और ये मोहब्बत है आपकी कि आप ऐसा सोचते हैं और कहते हैं। अब हमारा ये जो रवैया रहा, इवन गालिब के यहाँ, मीर के यहाँ भी, वक्त के साथ साथ ज़ुबान का फ़हम लोगों का बदला है और थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। मगर अपने वक्त में गालिब ने भी एक बार यही किया था। एक ज़माने में बहुत मुश्किल ज़ुबान वो इस्तेमाल करते थे, फिर उन्होंने उस वक्त की वो ज़ुबान इस्तेमाल की जिससे इबलाग हो सके। बहुत ज़रूरी है। यस, मगर इबलाग का या सादा सैले मुमतना में कहने का कतई मकसद नहीं है कि आप जो बात कर रहे हो वो सतही हो जाए। आप देखें, हमारे जितने सूफ़ी शोराए कराम हैं, मियाँ मोहम्मद साहब से लेके बाबुल्ले शाह, वारिस शाह, जितने भी आप लोगों को देख लें, आम आदमी की ज़ुबान में बात, वाह वाह वाह, फ़लसफ़ा लेकिन बड़ा ही होता है। वाह वाह।
ये एक यानी कि बिल्कुल आप सही कह रहे ये हमने भी अपने बड़ों से सीखा थोड़ा बहुत उसे। हैं। हमने अपने बराबर वालों से सीखा। तो हुजूर बढ़ते हैं कैथारसिस की तरफ। सो एनी रिग्रेट इन लाइफ? वो जो नफरतों में वक्त गुजारा बहुत कम थी, वो जो बदला लेने में वक्त गुजारा, वो जो शिकवे करने में वक्त गुजारा, वो मुझे अगर चांस दे दे अल्लाह मैं दोबारा जीऊँ तो मैं लोगों को माफ़ी और दरगुजर और उनकी इज़्ज़त नफ्स को पालते हुए गुजारूँ। मुझे ये लगता है वो था तो बहुत छोटा स्पैन ज़िंदगी का, इब्तदाई नौजवान खूबसूरत बड़े खूबसूरत बाल, और वो लगता है मैंने बड़ा टाइम ज़ाया किया है। मुझे मोहब्बत करनी थी, मुझे लोगों के आगे सरेंडर करना था, उनको मानना था और तारीफ़ करनी थी कि यार तू बड़ा बड़ा है। वो मैंने बड़ा देर से शुरू किया। वाह। ये एक तकलीफ़ है। ये जो चेंज आपके अंदर आया, ये आपके अंदर मौजूद था या किसी की सोहबत की वजह से या पढ़ने की वजह से या किसी वाक़े की वजह से, ये कैसे आया? ये सारी चीज़ें मेरे खशाजी थी, क्योंकि आप बुनियादी तौर पर राइटर हैं ना, तो आप जानते हैं दरअसल मेरा बाप एक पहले स्केल का मुलाजिम था और तरक्की करते हुए BA CA किया उन्होंने, पढ़े। हम 5 भाई थे और हैं अल्लाह का शुक्र, हमें आगे जाना था, पीछे नहीं आ सकते थे। बाप ने कहा कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, फिर अपने बाप के सदके उसके पैरों के हर चीज़ कुर्बान कर दी। मतलब हम कभी किसी दौर में हमारा भी एक किस्सा था, हम भी शादी करना चाहते थे। अब्बा ने एक दफ़ा कहा कि बेटा तेरे दादे ने और मैंने बड़ी मुश्किल से इज़्ज़त बनाई है। मुझे लगा इफ्तिखार रफ़ी ये 2 साल की मोहब्बत या 1.5 साल की बाप की 22 साल की मोहब्बत पे कैसे गालिब आ सकती है। हाथ टागे से निकल गया, खुश पाश, बड़ी खूबसूरत लाइफ है मेरी। और अब तो बोल नहीं सकते अब्बा, और हाथ सिर्फ उठता है उनका क्योंकि साहिब फराश है, फालिज हुआ हुआ है। अल्लाह ताला सेहत तो वो सर पे हाथ फेरते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं तेरी मशक भरी रहे, इतनी सी एक आवाज़ है, तेरी मशक भरी रहे। वासिफ अली वासिफ सरकार अब्बा के दोस्त थे, उनकी गोदों में खेलना, और इस तरह के सारे लोग अब्बा ने ही मिलवाए। मेरे अंदर मेरा बाप है। मैंने जो अपनी किताब पहली मंसूब की है, मैंने इंतज़ाम में लिखा है अब्बा के नाम जिन्होंने मेरी जहन की बंजर ज़मीन में रूहानियत की पनीरी बोई, और बाबा इशफाक के नाम जिसने उसकी आबियारी की। तो मेरे और आप जितने सुन रहे हैं, मैं सबको कहता हूँ, आपके अंदर कोई उस्ताद पनीरी नहीं बोता, पनीरी तो आपके माँ बाप होते हैं, और हमेशा हम उनको भूल जाते हैं यार, वो आपको आशना कर रहे होते हैं। बाप मेरा बहुत अजीम आदमी है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। आमीन जी आमीन। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं सोचूं ना तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये कि मुझे चीज़ों को बैलेंस करना नहीं आया था। अगर मैं लाइफ में एक चीज़ कर रही हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा कर रही हूँ कि इवेंचुअली वो चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाना शुरू होगी। तो अगर मैं कोई किसी को मशवरा भी दूँ ना, तो मैं कहती हूँ लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना सीखें, चाहे फिर वो काम है। एक्सट्रीमिस्ट हैं आप? मैं एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ। हैप्पीएस्ट मोमेंट, जिस लम्हे ने इफ्तिखार रफ़ी को सबसे ज़्यादा खुशी दी हो ज़िंदगी? मेरा ख्याल है जब मुझे पहली दफ़ा रिश्ते के लिए हाँ हो गई थी, मैं बड़ा शुक्र है यार, 32 साल का हो गया सी। ठीक है। वो कहते थे ड्रामे से काम करते तेरे रिश्ता नहीं देना। फिर मेरे फुप्पीज़ाद भाई ने अपनी बेटी का, ठीक है, एक तो वो बड़ी खूबसूरत, मुड़ के देखते हैं आप तो आपको लगता है कि वो सबसे खुशी का लम्हा था? एक वो, फिर आज भी लगता है? हाँ हाँ, या उस वक्त था? मैं अपनी बीवी का आशिक हूँ जी। वाह, मुझे मेरी बीवी के अलावा पूरी दुनिया में कुछ नजर ही नहीं आता। ये बात हम दोनों में मुश्तरक है सर, बड़ा जरूरी है। शाहजी खुदा की कसम, देखे किसी की बेटी आपके घर में आई हुई है, जी जी जी, मैं इस कदर दीवाना हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे किसी ने यूरोप में घूम रहा था तो उसने मुझे कहा कि इफ्तिखार साहब, मैं तो इस कदर दीवाना हूँ कि मुझे वो पिंजरे में बंद कर देती है मोहब्बत के। मैं भी उसी पिंजरे में गया था शाहजी, यूरोप में था। मुझे एक दोस्त ने कहा, उन्होंने कहा इफ्तिखार साहब कभी आपने कोई ऐसी फरमाइश नहीं की कि कहीं चलें ये वो। मैंने कहा यार दरअसल मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, और उसकी मोहब्बत का स्पैन जो है वो बड़ा है, और ये सारा यूरोप बहुत छोटा है। तो मुझे वो उसी की मोहब्बत, मैं जितने गीत है ना जो मैं आपके भी सुनता हूँ, आपकी शायरी मैं अपनी बीवी के लिए सुनता हूँ। मेरा कौन सा महबूब है मेरी बीवी के अलावा? वही महबूब है, वही अच्छी बात है जी। लेकिन ये अच्छी बात, आप इन जैसे मर्दों के यकीनन हक में है ना। आप अपनी बीवी के लिए सुनते हैं, वो अपनी बीवी के लिए लिखते हैं। तो वकील साहब, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट ये था कि जब मेरी मदर ने पहली दफ़ा मुझे आकर ये बताया कि आज मैं फलां शादी में गई थी, और वहाँ पे मुझसे जब वो लोग मिले तो उन्होंने मुझे कहा ये ओज की मम्मा है। तो कहती हैं कि पहले ऐसा होता था कि बचपन में जब भी मुझे कोई भी मिलते थे तो मैं मिलवाती थी या बताती थी, तो मुझसे बच्चों के बारे में बात होती थी। तो पहली दफ़ा ऐसा मोमेंट हुआ कि वहाँ पे जब मैं किसी से मिली तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये ओज की मदर है। तो कहती हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे अब लोग आपकी वजह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं लोगों से।
इफ्तिखार इफ़ी साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। दो 2004 था, 7 सितंबर। मैं नाश्ता कर रहा था ऑफिस जाने से पहले, तो खबर चली कि इशफाक साहब। मैं मोटरसाइकिल पे निकला दास्तान सराय जाने के लिए। इरादा था कि बाबा जी को गुस्ल दूंगा। जब मैं निकला तो गुर्बत का दौर था मोटरसाइकिल पे, तो 7 तारीख थी, तनख्वाह नहीं आई थी, तो उस दिन तनख्वाह मिलनी थी। तो मुझे शेख ने रोका, उसने दुकानदार ने, उसने कहा जी आज के बाद उधार नहीं दूंगा, पहले पैसे दो। मैं कहा शेख साहब इशफाक साहब की डेथ हो गई। कहना वो कौन है? खैर वो, मैंने कहा अच्छा मैं कुछ करता हूँ। थोड़ा सा आगे गया, दूध वाला मिल गया। उन्होंने कहा भाजी वेखो 7 तारीख हो गई है, तुम हमेशा बिल लेट कर दें, पिछले महीने तो भी नहीं है। अब गुर्बत में ये बड़ी तकलीफें होती हैं, जो आपको पता है बच्चे हम पाल रहे होते हैं। गुस्ल देना चाहता था उनको, लेकिन मुझे पहले बैंक जाना पड़ा। बैंक से पैसे लिए लाइन में लग के, और फिर मैं पैसे घर देकर गया, और बेगम से मैंने कहा कि वो शेख के और उसके पैसे दे दो। फिर जब मैं दास्तान साहब पहुंचा तो गुस्ल हो चुका था। बहुत बड़ी तकलीफ है मुझे। ये मजबूरी और गुर्बत बड़ी कुत्ती चीज होती है। मैंने इससे कभी भी कोई मांगे मेरे पास हो, मैं कभी इनकार नहीं करता, मैं कभी वापस नहीं मांगता। अल्लाह की पनाह मांगी, और खुदा की कसम मैं उसकी आंखों में कभी नहीं देखता। मेरी बीवी कई दफ़ा इस पर नाराज़ होती है, मुझे कहती है कि इतने पैसे पड़े थे। मैंने कहता यार 35 चाहिए था, हमें 70 चाहिए था, तो हमारा तो मसला नहीं है, उसका इसका हो जाए। और नोट कागज़ पे छपता है, और अल्लाह का शुक्र है मैंने इसको आज तक रद्दी समझा है। जब मैं इसके पीछे था ये मेरे आगे था, जब मैं शोहरत के पीछे था मेरे आगे थी। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं आगे भागता हूँ, ये मेरे पीछे आ रही होती हैं। तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं है, मुझे इंसान की वैल्यू है। और कतन ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कि जिसने अच्छा किया था, मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। लाहौरिया हूँ और थड़ों पे बैठता हूँ आज भी, मुझे सब याद है। लेकिन जब जालिम मेरे सामने आता है ना, जिसने मुझे कहा था तू एक्टर नहीं बन सकता, तू फला नहीं कर सकता, तू लिख नहीं सकता, मैं झूठ बोलता हूँ। 7000 बच्चे बैठे हुए और एक शख्स आ गया इत्तेफाक से। वहाँ मैं स्पीच कर रहा था, तो मैंने कहा हॉल में तशरीफ़ ला रहे हैं मेरे उस्ताद मोहतरम, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि तू बहुत बड़ा शायर बनेगा। और मान भी जाते हैं ना, और वो मानते हो, कहते हाँ हाँ याद है, वो बैठ के कहा था। और खुदा की कसम मैं आज तक शिकवा नहीं कर सका। मैं कहता नहीं यार जाने दे, ये जिंदगी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाह जी खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, अगर हम एतराफ़ करना छोड़ देंगे ये जंगल बन जाएगा यार। आए इसको बचाते हैं, इसकी बाड़ों तक अभी। अगर किसी की इसमें भी खुशी होती है तो कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो बड़ा स्टेट अवे लोगों ने कहा था, ना तो लिख सकता है ना। मैं कहा अच्छा यार ठीक है देख लेते हैं। तो मैं तो कभी शिकवा भी नहीं करता, खुदा की कसम। मुझे 5 साल हो गए, काम नहीं दिया शोबिज़ ने, ना लिखने का ना एक्टिंग का। 6ठे साल मैंने छोड़ दिया, कोई छापा नहीं किया। और आज भी मैं कहता हूँ यार मेरे घर है शोबिज़, मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। और मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ और फैमिली ओरिएंटेड हूँ, तो मेरी पूरी जो ज़िंदगी एक ही शख्स के गिर्द घूमती है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मेरे नाना है, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने बहुत सोशलाइजिंग की है, लेकिन इवेंचुअली एक ऐसा लॉस था जिसने मुझे आइसोलेट कर दिया कि वो लोग, वो चीज़ें, उस गम को, उस तकलीफ़ को कोई वो नहीं कर सके कि मुझे लगे कि इनके होने से मेरा मदावा हो सके, कि मैं कहूँ कि इनके होने से वो गम थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन होगा जिस दिन मैंने उनको याद ना किया। तल्ख तरीन याद नहीं, तलखियाँ नहीं है। शायद ये बात मैं 35 साल का होता कहता तो किस तरह से कहता, निहायत गुर्बत में वक्त गुजारा। और मेरे मामू के बच्चों के पास, क्योंकि वो बहुत अमीर लोग थे, तो उनके पास ना रबड़ होते थे जो खुशबू वाले मिटाने के लिए रंगीन भी होते थे। हाँ रंगीन भी होते थे। तो मैंने अब्बा से फरमाइश कर दी। आज भी सोचता हूँ यार कहाँ से लाता होगा। ये कई तलखी पैदा आती है मेरे अंदर के यार मैं कितना बेवकूफ़ था, क्योंकि बाप एक वाहिद शख्सियत है
जब मैं उसके साथ साइकिल में बैठ के आता था लगता था ये सारा बाजार खरीद सकता है। आज उसका बेटा इस काबिल है कि कुछ भी खरीद सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब माड़ा मोटा जो पाकिस्तानी थोड़ा सा वो खरीद सकता है वो सब ले सकता हूँ। तो वो कहीं मुझे लगता है मैं अब्बा को बड़ा कष्ट देता हूँगा। और फिर वो नई नई पेंसिलें आई थी इसके ऊपर रबड़ लगा होता था हमारे बचपन में पीछे ले आते थे वो लोग कहीं से ले आते थे यार। और आज आपको लगता है मुश्किल से लाते होंगे। उफ, बच्चे पाल रहा हूँ ना। अब तो वो अली जो कहते हैं ना फला फ़ोन 8 लाख का फला 7, मैं उसको ये फिर वाकया सुनाता हूँ, अली बेटा ये चीज़ें। सही कह रहे हो। नौखेज़ ने दोस्त है हमारा नुगल नौखेज़ ने बड़ी एक उस पर कॉलम भी लिखा था, फिर हमारे शो में भी उसने शेयर किया। यही बिल्कुल बच्चों को यही नहीं चीज़ों की तलब आरजू और ख्वाहिश होती है। तो कल के मैंने अपने वालिद से कहा तो बाद में मुझे बहुत अरसे के बाद पता लगा कि उन्होंने अपने जो वाहिद चप्पल थी उस चप्पल के रबर काट के उन्होंने मुझे दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, ऐसे ही प्रोलिफिक रहें, इसी तरह से लिखते रहें, इसी तरह से क्रिएट करते रहें, इसी तरह से अदाकारी करते रहें और इसी तरह से लोगों में मोहब्बत का दर्ज जो है वो तकसीम करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तशरीफ़ लाएँ और मेरी तो भाई ये दुआ है कि इसी रवानी से और ऐसे ही बोलती रहें आप, क्योंकि मुझे तो बोलने वाले लोग जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हर शोबे में हर मैदान में कामयाब रहें। इफ़ी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा था जब आप ख़त्म करें तो मैं बाबा जी की दुआ से इसको ख़त्म करूँ। जी 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 नाज़रीन, आज का शो फिर इफ़ी किसी बात पर इख्तिताम करना चाह रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, तो हमारी तरफ से इजाज़त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। ओवर टू इफ्तिखार। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। हाँ, ये अशफाक साहब का ख़ास जुमला हुआ करता था और ये इस्लामिक फ़िलासफ़ी भी है एग्जैक्ट के लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करो, खुदा तुम्हारे लिए आसानियाँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।